एक दुख भरी कहानी है, जिसको देखो उसके पास एक दुख भरी कहानी है। दुखिया सारा आलम है, मेरा हम कितना कम है। दुनिया में कितना हम है, मेरा हम कितना कम है। मार दीजिए ना, मर जाए जनता, क्या करे, भूख से मर रही है, खाने के लिए कुछ नहीं है। हम मजदूरों को गाँव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गाँव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। हो मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार, कुछ तो करो सरकार। हम मजदूरों को गाँव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। इंडिया वॉइस सिर्फ यह पूछता है कि मरहम से क्या दर्द होगा कम। मरहम रोज लगाई जा रही है, एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन भी मरहम का दौर जारी रहा, लेकिन मरहम जिस अंदाज में लगाई जा रही है, क्या इन मजबूर मजदूरों का दर्द कम होगा इस मरहम से? पहले आर्थिक पैकेज का ही जिक्र करते हैं जो वित्त मंत्री ने ऐलान किया। उसमें ऐलान क्या क्या रहा, यानी कि आज तीसरी किश्त मरहम की जारी हुई है राहत की। उसमें कृषि सेक्टर से जुड़े बुनियादी ढांचे पर 8 बड़े ऐलान किए गए हैं। 20 लाख करोड़ के पैकेज की तीसरी किश्त आज जारी कर दी गई। अभी तक मजदूरी, किसान, एमएसएमई सेक्टर के लिए यह ऐलान किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया, बड़ा पैकेज। कृषि के बुनियादी ढांचे के लिए 1 लाख करोड़ रुपए देने का ऐलान इस दौरान सरकार ने किया है। फूड एक्सपर्टिंजीजर, इसके साथ साथ उसका साइज बढ़ाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए। ऑर्गेनिक खेती के लिए भी यहां जिक्र किया गया। 2 लाख माइक्रो फूड का फायदा पहुंचाने का जिक्र इस वक्त सरकार कर रही है। बिहार में सीधे तौर पर मखाने, जिसका उत्पादन किया जाता है जोरों पर, उसका फायदा पहुंचाने की बात सीधे तौर पर किसानों की जा रही है। कश्मीर में केसर, कर्नाटक में रागी उत्पादन को फायदा पहुंचाने का जिक्र भी किया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट का जिक्र करें तो ऑर्गेनिक फूड पर जोर होगा। तेलंगाना में हल्दी, मछुआरों को नई नौकरियां देने का दावा भी इस दौरान सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत घोषणाओं का बजट का ऐलान किया गया है। वैसे यह घोषणा पहले भी की गई थी, लेकिन कोरोना की वजह से तत्काल इसे लागू करने का दावा सरकार कर रही है। मछुआरों की बात करें तो नई नौकरियां देने की बात भी इस दौरान की जा रही है। 55 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा भी सरकार कर रही है। इसी सेक्टर में भारत का निर्यात दोगुना बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य इस दौरान रखा गया है। अगले 5 साल में 70 लाख टन जो सीधे तौर पर मछली उत्पादन है, उसको बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। अब सभी पशुओं को 100% टीकाकरण होगा। सरकार ने यह भी लक्ष्य रखा है। जनवरी 2020 तक 1.5 करोड़ गाय का टीकाकरण करने का वादा इस दौरान सरकार कर रही है।
इसमें जो गाय के साथ भैंसे भी शामिल हैं। ग्रीन जोन में यह काम जारी रहेगा। अगर बात आगे करें, कंट्रोल फीड प्रोडक्शन का जिक्र करें तो निर्यात के लिए 15,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान सरकार ने किया है। निजी निवेश डेयरी में प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। निश प्रोडक्ट के लिए प्लांट लगाने की बात सरकार कर रही है। योजना से किसानों को फायदा मिलने का दावा किया जा रहा है। हर्बल खेती का जिक्र करें तो उसके लिए भी एक बड़ा ऐलान किया गया है। हर्बल पौधों को उत्पादन के लिए 4,000 करोड़ देने का दावा सरकार कर रही है। 10 लाख हेक्टेयर खेती में योजना का जिक्र किया गया है। मधुमक्खी पालन की बात करें तो उसके उद्योग पर भी जोर देने की बात है। मधुमक्खी पालन में उद्योग के लिए 500 करोड़, 2 लाख से ज्यादा मधुमक्खी पालकों को फायदा पहुंचेगा। लेकिन यहां यह फायदा क्या ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहा है, धरातल पर पहुंच रहा है? आज हमारा यही सवाल है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे, हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार धरातल पर हकीकत है क्या। हमारे साथ जुड़ेंगे वो मेहमान जो बताएंगे आखिरकार ये योजनाएं जो लागू हो रही हैं, क्या वो सिर्फ पंचवंशीय योजनाओं की तरह नहीं लग रही है? दिखाएंगे आपको, लेकिन पहले दिल को झकझोरने वाली इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। एक दुख भरी कहानी है, जिसको देखो उसके पास एक दुख भरी कहानी है। दुखिया सारा आलम है, मेरा हम कितना कम है, दुनिया में कितना हम है, मेरा हम कितना कम है। सरकार रोज राहत का ऐलान कर रही है, रोज दर्द पर मरहम लगा रही है। पीएम बता रहे हैं कि सरकार संजीदा है। 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया। कभी एमएसएमई में तो कभी किसान और कभी ये मजदूर। हर किसी को राहत के मरहम से दर्द के कम को करने की कोशिश हो रही है, मगर बेबस भूख है कि समझने को तैयार नहीं। 130 करोड़ के हमारे मुल्क में कभी भी सड़क हाईवे के किनारे गुजर जाइए, एक ही तस्वीर कमोवेश दिखाई देती है, और वो है बिलखते मासूमों की, भूखे मजदूरों की, अपने बच्चों को कुछ यूं पलायन करवाती माँ की, पीठ पर सवार उम्मीदों के बोझ की, नन्ही उंगलियों को थामे घर जाने की आस की, तस्वीर बैल की तरह खुद को जोत लेने की उम्मीद लाई थी, और आज उम्मीद वापस लेकर जा रही है। मार दीजिए ना, मर जाए जनता, क्या करे, भूख से मर रही है, खाने के लिए कुछ नहीं है। अब उस सरकारी मरहम का क्या करे साहिब, जब दर्द की तड़प भूख ही मार दे और पटरी के किनारे मजदूरों के साथ इंसानियत भी मर जाए। कभी अंबाला की सड़कों पर तो कभी मुजफ्फरनगर की राहों पर रोज मजदूरों के मरने की खबर इस सरकारी मरहम के असर को कम करती जा रही है। मगर क्या करें, सियासत की सड़क पर इतने पत्थर हैं कि मजदूर कल भी मजबूर था और आज भी मजबूर है, क्योंकि ये मजहबे सियासत जब मजदूरों के जज्बात के मायने नहीं समझती, तो ऐसे में मजदूरों के मर जाने पर पैकेज की उम्मीद बेईमानी हो जाती है। जो कांग्रेस शासित राज्य हैं और जो टीएमसी के राज्य हैं, वो पूरी तरह से इस पे राजनीति करने में आमदा है। वो पूरी तरह से किस प्रकार श्रमिकों को ट्रांसफर न किया जा सके, और ये जो माइग्रेंट लेबर हैं, परेशान जो आज हो रहे हैं, वो इन्हीं कांग्रेस शासित राज्य और टीएमसी के कारण हो रहे हैं। मैं उदाहरण देता हूं, आज सबसे अधिक अगर श्रमिक कहीं परेशान है तो वो वेस्ट बंगाल में है, वो झारखंड के हैं, वो छत्तीसगढ़ के हैं और वो राजस्थान के।
आदरणीय सोनिया जी और आदरणीय ममता बनर्जी, आप इस पूरे विषय को लेकर आपके प्रवक्ता, आपके नेता प्रखरता के साथ राजनीति कर रहे हैं, इतने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इतनी बाइट कर रहे हैं, किंतु परमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं? आपकी जो राज्य सरकारें हैं वो अपने श्रमिकों को लाने की ट्रेन्स की, जो श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन है, उसकी परमिशन क्यों नहीं दे रहे? वित्त मंत्री की आज तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रही। 20 लाख करोड़ के पैकेज की तीसरी किश्त भी मिल गई। सवाल खड़ा हुआ, किसानों मजदूरों के क्या अच्छे दिन आने वाले हैं? इस मेगा प्लान में है क्या वन नेशन वन राशन कार्ड से क्या इनकी किस्मत बदलेगी? क्या सरकार के मरहम से दर्द कम होगा? मरहम का जिक्र करें तो प्रवासी मजदूरों के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड का इंतजाम सरकार ने किया, अगस्त से लागू होगा। किसानों के लिए 25 लाख नए किसानों के क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। प्रवासी मजदूरों के लिए शेल्टर होम की व्यवस्था मजदूरी बढ़ाकर 202 रुपए की गई। छोटे किसानों के लिए 30,000 करोड़ का अतिरिक्त फंड दिया गया, मगर फिर भी मजदूर सड़क पर है। सड़क के किनारे बस पर सवार, रेलवे ट्रैक की पटरियों पर कभी ना खत्म होने वाली कतारें, सुबह शाम दिन रात बस चलती चली जा रही हैं। ऐसे में अब उस उम्मीद को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये उम्मीद ही है जो उम्मीद आज इन्हें चला रही है। उम्मीद खत्म होगी तभी मेरा भारत आत्मनिर्भर बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। यानी एक तरफ राहत, दूसरी तरफ आफत ये कि सियासत की पटरी इतनी लंबी हो चली है कि ये मजदूर नाप नहीं पा रहे हैं और मंजिल तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, अमित पुरी साहब जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी के वरिष्ठ चेहरे हैं। इसके साथ साथ हीरा सिंह बिष्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मजदूरों के नेता भी हैं और कांग्रेस के भी चेहरे हैं। साथ ही साथ पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस के युवा चेहरों में से एक हैं। राजेंद्र यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय किसान संगठन से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमित पुरी साहब, मैं उम्मीद करता हूं जो रिपोर्ट इंडिया वॉइस ने चलाई है वो रिपोर्ट आपने भी देखी होगी। सर, दिल में जज्बात हुए होंगे तो आंसू जरूर आए होंगे आपकी आंखों में, आए थे क्या? चलिए, अब आप जिस अंदाज में पूछे मैं उसी अंदाज में बताता हूं। एक इंसान तड़पती हुई मानवता को देखकर चाहे कोई पूछे या ना पूछे, नीरज ने ठीक कहा था, आदमी को आदमी बनाने के लिए शीशे वाला नहीं आंखों वाला पानी चाहिए। और वो आंखों वाला पानी अमित पुरी के आंख में भी है और तिलक राज की आंख में भी है। ये आंखों से आंसू निकलना सिर्फ और सिर्फ दर्द बयां करता है साहब, लेकिन क्या उनका घर लौटना बंद हो जाएगा? इस बात का दावा क्या अमित पुरी साहब करेंगे? देखिए, आप सवाल के दूसरे दायरे पे आइए जहां से आपने सवाल शुरू किया। मैं शुरू इसी से करूंगा सर, क्या वो महरम जो आप लगा रहे हैं ये घर जाना बंद कर देंगे? मेरा इतना ही सवाल है। मैंने आपके सवाल उठाने पे कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया भैया। आपको ऐसा कैसे लगा? मैंने तो कोई शब्द भी दूर दराज तक नहीं बोला। सोशल डिस्टेंसिंग में दूरी जरूरी है, लेकिन मानवता की इस दर्द के प्रति किसी की कोई दूरी नहीं है, वो चाहे मेरी हो चाहे आपकी हो। और जहां तक घर लौटने का सवाल है, जब लॉकडाउन घोषित हुआ गया तब अब मेजर उठाए गए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां तो रही हैं। अब वो संघीय ढांचे में किस तरफ से रही हैं, और या कुछ हो सकता है कि इस तरह की मनोवैज्ञानिक बात भी रही हो कि इंसान आपदा के काल में अपने घर की तरफ का रास्ता जरूर देखना चाहता है, और या जहां वो रह रहा है वहां वो स्थितियां नहीं है जो उसे उससे बेहतर स्थिति की जिंदगी दे सके। सरकार की तरफ से इस लॉकडाउन के बाद जब एग्जिट पैकेज के रूप में ट्रेनें चलाने का या डिफरेंट स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसेस को चलाने का निर्णय हुआ, उसके अंदर जितनी रिक्वेजिशन स्टेट से आई उसके ऊपर निश्चित रूप से काम किया गया। लेकिन तब भी मैं मानता हूं कि 8 से 10 करोड़ की आबादी का आजाद हिंदुस्तान में इतने मैग्नीट्यूड का पलायन 1947 में भी नहीं हुआ। 8 से 10 करोड़ आदमी को कम्यूट कराना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, और उसमें भी हर आदमी ये चाहेगा, स्वाभाविक है मानवीय इच्छा है कि मैं पहले जाऊं, तो उससे समस्याएं तो है, इससे कोई इनकार थोड़ा है। आपने पूछा ना कि आपकी आंख में आंसू आए कि नहीं आए।
तो आंख में आंसू किसी के पूछने से नहीं आते, आंख में आंसू आदमी की मनोभावनाओं के कारण आते हैं, वो कोई पूछे या ना पूछे। तो फिर आपका ये राहत पैकेज जो पंचवर्षीय योजना क्यों दिखाई दे रहा है? अगर आंखों में आंसू हैं, दिल में दर्द है, फिर भी आपका राहत पैकेज पंचवर्षीय योजना दिखाई दे रहा है साहब, क्यों? ठीक, एक तुलसी बाबा ने कहा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपको एक तरफ लगता है ये मरहम है और दूसरी तरफ लगता है पंचवर्षीय योजना है। आई डोंट क्वेश्चन द विजडम ऑफ द मीडिया। सर एक दोहा सुना आपने? आई हैव माई ओन आई। एक दोहा सुना मेरी सर अपनी आपने? आंख है और आपका अपनी आंख है, अलग अलग नजर से अलग सर, अलग खजूर के पेड़ वाला दोहा तो सुना होगा ना आपने? जुदा होने के बाद खजूर के पेड़ वाला दोहा तो सुना होगा ना सर आपने? यही हिंदुस्तान की सरजमी है। सर मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे मैं आपकी नजर का अनादर नहीं कर रहा सर, मैं आपकी काबिलियत को भी चुनौती नहीं दे रहा। आपका दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, मैं आपकी काबिलियत को चुनौती नहीं दे रहा। आपका दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। मजबूरी यह है कि दुनिया का इतना बड़ा संगठन होने के बावजूद भी मजदूर आज सड़कों पर मर रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है आपसे सर, मैं मानता हूं अमित पुरी साहब की आंखों में आंसू हैं, दिल में दर्द है, जो सड़क पर धक्के खा रहे मजदूर, उनके लिए है क्या सर? उनकी आंख में उससे ज्यादा आंसू है सर, उनकी आंख में उससे सर ज्यादा सुनिए ना आंसू है सर, आपने कहा जाके पैर न पड़ी विवाही सो का जाने पीर पर आई। सर दर्द उनका है, अनुभूति मेरी है, लेकिन जिसके दर्द होता है उसका आंसू बड़ा होता है। सर चोट जिसको लगती है ना, दर्द उसी को होता है। चोट जिसको लगती है, दर्द उसी को होता है। उस घाव पर मरहम लगाने वाले आप हैं। आपको चुनौती दी गई है कि आप मरहम लगाइए। मैं मानता हूं 130 करोड़ की आवाम है, लेकिन भरोसा आप पर इसलिए है क्योंकि आपने दावा और वादा किया। अब मैं उसी पर आ रहा हूं। आपने कहा कि अगस्त 2020 तक 1 नेशन 1 राशन। सर अगस्त से पहले तो इंसान मर जाएगा सड़क पर जो मर रहा है, उससे पहले क्या, ये तो बताइए। अब आपने जैसे उसे देखा वैसे आपने परिभाषित किया। आप जरा मैं उसको बताता आप मुझे दिखा दीजिए, मैं ढंग से देखना शुरू कर दूंगा। पहली बार लेकिन फिर भी मुझे किसी सियासी दल का नहीं दिखाई देगा। जनता की आवाज उठा रहा हूं, वही पूछूंगा आपसे, जवाब दीजिए। अंतर्गत तभी से राशन की व्यवस्था शुरू कर दी गई थी, और ये राशन की व्यवस्था में जो कठिनाइयां आ रही हैं, उस कठिनाइयों के अंदर हम राशन फिर भी जारी रखेंगे, लेकिन अगस्त तक 1 नेशन 1 राशन कार्ड की योजना पूरे तौर पे मुकम्मल इस सेंस में लागू होगी। आप कहीं भी रहें, राशन कार्ड कहीं का भी बना हो, आपको दोबारा उसे नवीनीकृत या बनवाने की जरूरत नहीं है। सर वो राशन कार्ड किस काम का, वो राशन कार्ड किस काम का, वो तो घर ही नहीं पहुंच पा रहे साहब, वो तो सड़क पर ही दम तोड़ रहे हैं। अब आइए, अब आप दूसरे पहलू पे आइए। एक तरफ समस्या का आयाम यह है कि लोगों को जाना है, और दूसरी तरफ जाते समय भी राशन चाहिए, और जहां पहुंचना है उसके बाद भी राशन चाहिए। मैं इसे ऐसे देखता हूं। अच्छा, क्योंकि पैर का भ्रमण रोका जा सकता है, पेट का भ्रमण कभी नहीं रुकता श्रीमान जी। रोके जा सकते हैं, यही बात तो समझनी है, यही बात तो समझनी है। कृषि भी है और उद्योग भी है, यही बात तो समझनी है सर। जिसे राशन आप देने की बात कर रहे हैं वो घर तक ही नहीं पहुंच पा रहा। समस्या तो यही है, और उस समस्या से हम भाग रहे हैं। राहत पैकेज आपका पंचवर्षीय योजना दिखाई दे रहा है। एक सेकंड एक उदाहरण ले ले महाराज। सर मैं एक उदाहरण और देना चाह रहा हूं आपको, मेरे पास तो उदाहरणों की लंबी फहरिस्त है। जिस महाराष्ट्र के अंदर के ये पलायन सर्वाधिक है, वहां 16,000 करोड़ रुपया इन्हीं मजदूरों के खाने और रहने की व्यवस्था के लिए दिया गया। उसके बाद महाराष्ट्र से यह मजदूर डंपर में बैठ करके चला आता है, और बनारस में कल पकड़ा जाता है डंपर के अंदर। क्या बीच के अमित पुरी साहब, आपको महाराष्ट्र, झारखंड और राजस्थान के मजदूर दिखाई देते हैं, यूपी के मजदूर नहीं दिखाई देते आपको बिहार के मजदूर नहीं दिखाई देते। तकलीफ इस बात की है, मजदूर तो मजदूर है ना साहब। मजदूर दिखते हैं, और मुझे आप कावड़ यात्रियों पर बिछाइए फूल, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। इन मजदूरों के कदमों में भी फूल बरसा दीजिए, पता चल जाएगा सर आपके दर्द का। प्लीज, जब कोटा में छात्र फंसे थे और कोई सर आपकी मानवता खत्म हो गई यहीं पर ही। अब आपका पार्टी हित ऊपर आ गया। आप कह रहे थे ना मेरी आंखों में आंसू हैं, इनको देखकर आपकी आंखों में आंसू नहीं, आपके दिल में बीजेपी है, इसलिए आप ये बात कर रहे हैं। आपके जज्बात खत्म हो गए, आपके जज्बात खत्म हो गए अमित पुरी साहब, आपके जज्बात यही खत्म हो गए, आपके जज्बात खत्म हो गए सर। पार्टी दल ऊपर आ गया।
आप कैसे नाप लेंगे मेरे जज्बात तो आपने को? जैसे नापा कौन मैंने सा वैसे ही नाप लिया। मनोविज्ञान का आपके पास सिद्धांत पैमाना लगाया हो सकता है तो कि मेरे पास भी जज्बात पैमाना है मेरे और नाप सर। आपने ये लिए। जनता तय कर लेगी। ये जज्बात जनता इस वक्त मेरे आपको और लाइव नाप देख रही है ना, आपने लिए। फेसबुक पर भी कौन लाइव सा देख रही है, मनोविज्ञान वो का भी तय कर सिद्धांत लेगी लगाया सर। आपने? आपके जज्बात वहीं तय कर कौन लेंगे सा मनोविज्ञान सर। वो का छोड़ सिद्धांत देंगे आपने लगाया? सर, वो छोड़ दीजिए, मेरे ऊपर भी छोड़ दीजिए, चावला के क्योंकि पास मैं तो कौन सा जनता की ऐसा आवाज उठा रहा हूं मापदंड है कि अमित पुरी के सर। संवेदनाओं अमित पुरी को के पास नापने भी लगे। मापदंड है ना। सच कहूंगा तो पीड़ा होने लगी, मेरी संवेदनाएं मरने लगी। आपकी आंख अलग हो गई और मेरी आंख अलग हो गई। सर याद है ना वो हेलो? रोटी के टुकड़े, या भूल हेलो? गए आप? हेलो, आवाज ठीक करिए पुरी हेलो? साहब की। अभी लंबी लड़ाई लड़नी है आपको मजदूरों के लिए। रुकिए एक PCR टीम की सेकंड, टेक्निकल पवन टीम दीक्षित का साहब। काम है। आई एम नॉट योर एम्प्लॉय, आस्क योर पीसीआर टीम टू डू दैट। सर मैं करवा रहा हूं ठीक उसको, नाराज मत होइए सर। जॉब हमें पता मालूम है सरताज में कहा ना सर। मैं आप मुसाहिब नहीं हूं सर। मैं मित्र हो सकता हूं, मुसाहिब नहीं। सर हो सवाल सकता है, खुद पूछिए, हो सकता है कि लेकिन तकनीकी मुसाहिब दिक्कत मत हो जाए, बनिए हुजूर। हो सकता मैं है ही तकनीकी मित्रों दिक्कत की हो जमात जाए। में गिना जाता यहां हूं। कोई मजदूर नहीं मरने वाला, ध्यान रखिए इस बात का। एक सेकंड दीक्षित साहब, जी। साहब जवाबदेही तो आपकी भी तय होनी चाहिए ना। ये मरहम अगर उन तक नहीं पहुंच रहा तो राज्य सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं। बिल्कुल तिलक जी, सबसे पहले आप सबको नमस्कार। और आपकी रिपोर्ट से वाकई में बहुत मर्माहत हूं, बहुत दुखी हूं। पिछले कई दिनों से इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं और मैं किसी भी राजनीतिक रूप आपको नहीं कहूंगा, राज्य सरकार अपना कार्य कर रही है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या महाराष्ट्र हो या कोई भी हो, मैं उस चीज में नहीं जाना चाहूंगा। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज की डेट में जो पैकेज के नाम पर बातें हो रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हो रही है। क्वेश्चन आज ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है। पलायन करने वाले हर एक राज्य में, नॉर्थ इंडिया स्पेशली, सारी जगह पे लोग बहुत ज्यादा ग्रस्त हैं। ये कॉमन तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार उनके लिए क्या कर रही है? बहुत सारी दोहे, बहुत सारी कहावतें कही गई। सबसे बड़ी बात है, मैं भी एक छोटी सी कहावत कह देता हूं, छोटा चना और बाजेगा ना, वही सब कुछ हो रहा है। ये पैकेज कम, लोन योजना ज्यादा हो रही है, हर चीज के लिए लोन। आपने बहुत अच्छी बात कही तिलक जी कि अगस्त में योजना शुरू होगी। कोई देखिए 3 से 6 महीने बाद इन सबका इंप्लीमेंटेशन होगा, अगर हुआ तो। जैसी 6 साल में चलती रही है तो होगा ही नहीं। उससे पहले क्या, आज पलायनकर्ताओं की इतनी ज्यादा स्थिति खराब है, वहां पर क्या केंद्र सरकार के द्वारा सुविधाएं मिल रही हैं? जो कॉन्फ्लिक्ट स्टेट टू स्टेट हो रहा है उसमें केंद्र सरकार क्या भूमिका निभा रही है? क्या उन लोगों के बीच में सुविधाएं दी जा रही है? क्या उन लोगों को चीजों को लाया जा रहा है? कितनी सारी चीजें हो रही है। टिकट, रेलवे के टिकट की कंफ्यूजन है कि हम दे रहे हैं कि वो दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। मेरे पास पिछले 2 दिनों का 40 लोगों का कॉल आया जिनकी अभी तक कोई सुविधा उनको नहीं मिल पाई है। मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ, एक छोटा सा नागरिक हूँ, जो मुद्दे से इंसान पर ये सब बात है। पुरी जी शांत रहिए, मैं आपकी बात को नहीं बोला हूँ। पुरी जी बिल्कुल शांत रहिए, बिल्कुल शांत रहिए। आपको सुनना पड़ेगा। और आप नौकर है, किसने बोला? तिलक चावला इनकम टैक्स पे ही है, मैं इनकम टैक्स पे ही हूँ। आप जहां कांग्रेस की सरकार रहेंगी वही कंफ्यूजन होगा। पड़ेगा, जहां आपको कांग्रेस सारी की बातों सरकार का रहेगी जवाब वही देना पड़ेगा। कंफ्यूजन होगा। आपने कैसे कह दिया चावला जी? गलत व्याख्या कर रहे हैं। अनाज आज भी बांटा जा रहा है। आप राशन कार्ड बता रहे हैं अगस्त में मिलेगा, तब राशन मिलेगा। आप सारी बातों को क्वारंटाइन कैंप्स के अंदर और तमाम आश्रय स्थलों पे राशन की व्यवस्था की गई है। आप राशन कार्ड की व्यवस्था को और राशन को, दोनों को एक साथ लिंक करके एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। यह भ्रम की स्थिति उचित नहीं है। यह भ्रम की स्थिति उचित नहीं है। हमारे हो गया, एक सेकंड। पश्चिम बंगाल से ट्रेनों का रिक्वेजिशन क्यों कम है? आधी रात आपको पश्चिम बंगाल से ट्रेनों का रिक्वेजिशन क्यों कम है? जवाब देना होगा। बाकी जगह क्यों नहीं है? एकदम इस देश को खत्म करने वाला है। आज खाली पश्चिम बंगाल और कांग्रेस की अंदर ही सियासत होगी जैसे लोग मजदूर के नाम इस पे। देश को तबाही की ओर लेकर के जा रहा है। पोस्ट कोरोना इंटर की बात करते हैं, आज क्या कर रहे हैं आप? आज किस आदमी को मजदूर को आप खाना दे रहे हैं? आज हालत आज देखिए की आपने, तारीख में हजारों लोग केंद्र मर की चुके हैं। सरकार झूठी रिपोर्ट फ्री देते हैं ऑफ आप लोग। कॉस्ट लोगों को, स्टेट सबसे ज्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट इस देश के आम नागरिक को कम्यूट कराने का काम कर रही है। एक सेकंड, एक सेकंड, सरकार है स्टेट की। एक सेकंड पवन जी, पुरी साहब, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड पवन जी, पुरी साहब प्लीज, प्लीज लिसन टू मी। एक सेकंड पुरी साहब, सरकारों को दी गई है। एक सेकंड। ऑडियो सबका नीचे, ऑडियो सबका नीचे, पुरी साहब का भी ऑडियो नीचे, पवन जी आपका भी ऑडियो नीचे हो गया। एक सेकंड, एक सेकंड, आराम से, आराम से। आप दोनों बहुत सम्मानित हैं और मुझे जहां तक उम्मीद है आप लोगों की काबिलियत के हिसाब से मुझे मालूम है
आप अलग अलग चैनल्स की डिबेट्स में बैठते हैं। ऐसा ना करे कि जनता आप लोगों के ऊपर हंसे साहब कि आप लोग फायदा क्यों उठा रहे हैं मजदूरों का। प्लीज आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। और पुरी साहब, उम्मीद करूंगा कि जब आपका नंबर आए आप तभी बोलिएगा। अगर आपको दिक्कत हो तो हाथ उठा लीजिएगा, आपके पास आ जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं जवाब यहां पर सत्ता पक्ष के पास ही है। ये वो वाला चैनल नहीं है जहां पर विपक्ष से पूछा जाए कि नेहरू ने क्या किया था और मनमोहन सिंह क्या करेंगे। उसका जवाब आप ही के पास है और आप ही दीजिएगा। मेरे को इसके लिए तैयार है। हाँ तो सर दीजिएगा जवाब। रुक जाइए अभी। पवन दीक्षित, मेरे को एक बात बताइए, आपने कहा कि आप लोग मजदूरों के हित में काम कर रहे हैं। आज बीजेपी ने एक लिस्ट जारी की, ये बीजेपी की लिस्ट है, ये मेरी लिस्ट नहीं है, मैं वही पढ़ के आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने सिर्फ 9 ट्रेनें चलाने की इजाजत दी, छत्तीसगढ़ की सरकार ने 10 ट्रेनें चलाने की इजाजत दी, झारखंड की सरकार ने 48 ट्रेनें चलाने की परमिशन दी और योगी सरकार ने 487 ट्रेनें चलाई। बिहार की सरकार ने 288 ट्रेनें चलाई। आपकी सरकारें इजाजत क्यों नहीं दे रही अगर मजदूरों का इतना दर्द है तो? जवाब दीजिए। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, लग जी आप बहुत प्रमुख पत्रकार हैं और मैं बहुत सम्मान व्यक्तिगत रूप से करता हूं और मैं माफी चाहूंगा कि जो हमारे बीच में औरत होगी पुरी जी को सुनना पड़ेगा और मैं बोलूंगा और पुरी जी बोलेंगे तो मैं सुनूंगा उस बात को। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, आप जनसंख्या के आधार पर भी आप देख लीजिए झारखंड और छत्तीसगढ़ की क्या पॉपुलेशन है और बिहार और यूपी की क्या पॉपुलेशन है। पूरे देश में आप इस चीज को समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा मजदूर किस स्टेट्स का है पूरे इंडिया में। शायद छत्तीसगढ़ के बहुत ज्यादा नहीं सुने होंगे आपने, राजस्थान के बहुत ज्यादा नहीं सुने होंगे। और 15 दिन पहले खुद सोरेन जी ने, झारखंड के मुख्यमंत्री जी ने ट्रेन के लिए बोला था और उनके इंटरव्यू सारी जगह पे आए थे। देखिए मैं इस चीज में नहीं पढ़ना चाहता, कम ज्यादा मैंने शुरुआत में ये बात बोली कि राज्य सरकार अपना कार्य कर रही है और उसको सबसे ज्यादा संबल देने की जरूरत है केंद्र सरकार को। आप देखिए बंगाल का तो सबको पता है कि वहां चुनाव होने वाला और इन्होंने इतनी गंदगी भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से कर रखी है कि वहां का कोई भी हम डिस्कस ना करें, क्योंकि हम लोग यूपी में बैठे हैं या अन्य राज्य कांग्रेस की सरकार में, वहां के बारे में जरूर कह सकता हूं। उन चीजों को लेकर के आए, वहां जो कमियां हैं उनके बारे में डिस्कस करें। आप एक बात बताइए, इन्होंने 1 रुपए जीएसटी का 3 दिन पहले तक की मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ, इस 3 दिन के बारे में मुझे थोड़ा जानकारी नहीं है। 3 दिन पहले तक एक भी स्टेट को 1 रुपया इन्होंने जीएसटी का नहीं दिया। राजस्थान ने सीधे जवाब दिया, 1 किलो गेहूं इन लोगों ने, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को नहीं दिया। किस तरह से राज्य सरकार काम करे? कोई भी राज्य सरकार हो सकती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे गैर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। देखिए सर, उनके सूटकेस में पैसा तभी आएगा ना जब आपके यहां से आएगा। दोनों सूटकेस खाली हैं, ये दलील उनकी हो सकती है। मेरा सवाल बिल्कुल सीधा था, आपकी राज्य सरकारें क्यों नहीं इनिशिएटिव ले रही? कि भैया कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रेल मंत्रालय की तरफ से फोन जा रहा है, आपकी राज्य सरकारें इनिशिएटिव ले नहीं रही, ये परमिशन दे नहीं कि भैया ट्रेन चलाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, देखिए मैं इस बात को जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं और आप तो बहुत स्वतंत्र हैं और आप बहुत वोकल पत्रकार हैं। आप स्वयं किसी भी राज्य सरकार को डायरेक्ट फोन कर सकते हैं, किसी संबंधित अधिकारी को फोन कर सकते हैं, ऑफिशियल उनसे स्टेटमेंट ले सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है अपनी चीजों को दबाने का। जिस तरह से आपको सारी चीजें पता है, जो वो करते हैं सिर्फ वही कर रहे हैं। ओके, अमित जी क्विक रिएक्शन, फिर उसके बाद हीरा सिंह बिष्ट और राजेंद्र यादव आपके पास आ रहा हूं। क्विक रिएक्शन प्लीज। एक लाइन की बात है, रेलवे बोर्ड की वेबसाइट पे रिक्विजिशन ऑफ स्टेट्स को क्लिक करके देखिए, आपको ऑनलाइन मिलेगा। और मैं कहता हूं जिन राज्य सरकारों पे आरोप है वो रिक्विजिशन के लेटर भेज दे चैनलों में कि हमने इतने दिन पहले रेलवे बोर्ड को भेजा, ये ट्रेन नहीं दे रहे, मैं सिर झुका के माफी मांग लूंगा। लेकिन अगर सत्य नहीं है तो सत्य का सामना करो। जवाब है को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। रिक्विजिशन किया है, रिक्विजिशन लेटर दिखाइए। नहीं, रेलवे बोर्ड की वेबसाइट पे स्टेट्स के रिक्विजिशन पड़े। पवन दीक्षित साहब जवाब दूं? जी देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप कल को पूछे तमिलनाडु ने कोई ट्रेन नहीं मांगी या उड़ीसा ने कोई ट्रेन नहीं मांगी या सिक्किम ने कोई ट्रेन नहीं मांगी, जितनी जरूरत होगी उतना मांगा जाएगा। ट्रेन राज्य सरकार चला ही नहीं सकती। जलेबी मत घुमाइए, सवाल का सीधा जवाब मांगी जाएगी। सुनिए पवन दीक्षित साहब, ट्रेन तो आप लोगों ने मांगी होगी ना साहब, मजदूर तो यहाँ भी फंसे होंगे, फंसे हुए ना। अब एक उदाहरण के तौर पर मैं बताऊंगा कहां कितने मजदूर फंसे हुए, दिखा भी रहा हूं मैं। यूपी में कितने थे, बिहार में कितने, झारखंड में कितने, ये साहब पूरी डिटेल दे रहा हूं मैं। लेकिन सवाल ये है ना कि ये सियासत के आगे मजदूर जरूरत होगी वो जरूर लेगा सर, वो क्यों नहीं हो रही? वही तो आंकड़े वो दे रहे हैं। हीरा सिंह बिष्ट जी, अब तक तो मजदूरों की सियासत आपने भी की है ना, सियासत क्या उनकी पीड़ा। आज मैं देख रहा हूं 1200 ट्रेनों का इंतजाम करने का दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है। 300 ट्रेन प्रतिदिन, लगभग 5 लाख श्रमिक इधर से उधर जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू केंद्र सरकार।
मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। 1200 ट्रेनों का इंतजाम, 300 ट्रेन प्रतिदिन, 20 लाख श्रमिक घर जाना चाहते हैं अनुमान के मुताबिक। इस हिसाब से 4 दिन में सर ये समस्या का समाधान हो जाना चाहिए था। आज साहब 50 दिन हो गए, क्यों? ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आज देश की पिक्चर जो दुनिया के सामने है, दुनिया भी देख रहे कि मजदूर पैदल चल रहा है, सड़क में प्रसव हो रहा है, धक्के खा रहे, ट्रक ट्रेन से कट रहे, ट्रक पलट रहे, और अभी भी वो गतिमान है। मजदूर अभी सुरक्षित नहीं है। ये भारत सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो राज्य से कोऑर्डिनेट करते, राज्य को मदद करते, लेकिन मोदी जी मूकदर्शक बने रहे। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण देश का है कि आज एक 20 लाख करोड़ का पैकेज जो कहा है उसका हम स्वागत करते हैं। पैकेज क्या है? लेकिन ये तो उसी तरह की बात होगी जैसे 2 करोड़ लोगों को साल की नौकरी हो गई, 15 लाख खातों में आ गए, 100 दिन में विदेशी काला धन आ जाएगा। ये उस तरह की बात साबित होनी है। केवल बैंकों से लोन देने की बात आप कर रहे हैं किसानों को, केवल बैंकों पर सारा बोझ डाल दिया और आपने कह दिया कि 2 महीने 10 किलो अनाज मिल जाएगा। एक मजदूर को 10 किलो अनाज में पल जाएगा क्या? आपने यूपी में, मध्य प्रदेश में उनकी सोशल सिक्योरिटी खत्म कर दी। पुरी साहब को साथ ले लीजिए। उनकी सामाजिक सुरक्षा खत्म कर दी। आपने कहा 12 घंटे काम बोलेगा नहीं, मौलिक अधिकार आपने सस्पेंड कर दिए। अरे भाई अभी 1 मई गया, शिकागो में हजारों मजदूर शहीद हो गए थे, यहाँ तो भूख से शहीद हो रहे, वहां अधिकारों की मांग के लिए अब 8 घंटे की बात भी खत्म कर दी। और सेंटर क्या देख रहा? आपने पार्लियामेंट को चुनौती योगी जी ने और मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह ने दे दी है कि ये पार्लियामेंट में पास कानून है, उन पार्लियामेंट के कानूनों का आप पास कर रहे। आप मजदूर को क्या दे रहे? आप दे दीजिए महीने का 10,000 रुपया, 10,000 रुपये महीने के डाल दीजिए आप मजदूरों का। आप आज आत्मनिर्भर की बात कर रहे? पुरी साहब जवाब दीजिए। पिचकारी मंगा रहे थे चीन से, फिर राहुल भी हमारे साथ जुड़ गए। ये कहने में जवाब देने के लिए तैयार हूं, अदरवाइज आप कहेंगे आप बोल रहे हैं। एक सेकंड बिस साहब एक सेकंड मैं आप ही का पॉइंट ले रहा हूं। समय बहुत बड़ा समय, बिस साहब आप ही का पॉइंट ले रहा हूं। फिर राजेंद्र यादव भी हैं और राहुल लाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं वही सवाल, जो पहला सवाल मैंने उठाया था, उसी सवाल पर कहानी आ गई है। पुरी साहब ये कह रहे हैं ये राहत पैकेज नहीं है, ये पंचवर्षीय योजना है जो आप बता रहे हैं। ऐसा है कि जिनको जो कांग्रेस के मित्र मांग रहे थे 6,000 रुपया न्याय का, 65,000 करोड़ कोल, अब कौन सा गणित का विद्यार्थी है जिसे 65,000 करोड़ और 20 लाख करोड़ में कौन ज्यादा कौन कम कौन बड़ा दिखाई नहीं देता? कहा जा रहा है कि मौलिक अधिकार सस्पेंड हो गए। ये कौन कह रहा है भाई? 1975 के अंदर इमरजेंसी के अंदर रेते की बोरियां ढुलवा रहे थे जो जेल खानों में बंद करके, उन्हें आज मौलिक अधिकार क्यों दिखाई दे रहे हैं? मध्य प्रदेश में कैसे चैनलों पे बात करते थे? अरे दूरदर्शन नाम का एक चैनल था और जिसपे किशोर कुमार ने अगर एक दिन कह दिया इंदिरा मैया की इमरजेंसी के बारे में तो किशोर कुमार के गाने बजने बंद हो गए थे। सर कौन इमरजेंसी सर रुकिए ना, उनको याद है किशोर कुमार के गाने बंद हो गए। सर किशोर कुमार के गाने मत सुनाइए ना, अभी मजदूरों के दर्द को समझिए। विद्या भैया तो विद्या बालन नहीं। अरे सर पुरी साहब प्लीज एक सेकंड मैं समझ गया। एक सेकंड हीरा सिंह मैं समझ गया। पुरी साहब बहुत मजदूरों सर रुकिए ना, मजदूरों के खाते, मजदूरों के और किसानों का तो खाता ही नहीं है मोदी जी के उसमें अकाउंट में। इनकी कोई चिंता नहीं है, व्यापारियों को लोन दे देंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों की मदद कर देंगे। लेकिन जो सड़क पे तड़प रहा रोजगार के लिए, 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए कांग्रेस की दुर्गति हो गई। कोरोना में तब भी कांग्रेस की समझ में नहीं आ रहा। तब कह रहे थे 2000 तो एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं। इतिहास रुकिए पुरी साहब, पुरी साहब राजेश बहुत देर से जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाना है। पुरी साहब अगर आप ये बात करें मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए। केवल 10 किलो अनाज दे रहा हूं। पुरी साहब मैं अनाज का भी पूछ लूंगा सर, मैं अनाज का हिसाब किताब भी पूछ लूंगा सर आपसे। 1 मिनट रुकिए ना, अब मुझे इतना सिर्फ बता दीजिए, मैं राजेश यादव के पास जाऊं, क्या ये मजदूर घर जाना बंद कर देंगे अब इस पैकेज के बाद? नहीं, मैं मानता हूं कि इसके 2 कारण हैं। जो मजदूर जहां जा रहे हैं वो सेटल करेंगे और सेटल करने के बाद
ये पैकेज जो है, जैसे दवा एक बीमारी लगने के बाद आप ये तत्काल कहें क्या दवा की घोषणा वही कल वो वैक्सीन से ठीक हो जाएगा। अरे इन्फ्यूज तो होने दीजिए, बोलने दीजिए, ड्रग लाइन को टाइम तो लेने दीजिए, बॉडी की हर्ड इम्यूनिटी बढ़ने दीजिए, तब जाकर ये मजदूर जब वहां पहुंचेगा तो इसे काम धंधों के रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। अमित पुरी साहब, हाँ मेरा दूसरा सवाल, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। जो माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन है, हाँ सर मैं वही पूछ रहा हूँ, मैं वही पूछ रहा हूँ सर। आपने जो जवाब दिया बहुत शानदार जवाब दिया, ये जनता खुद तय करेगी जो आप जवाब दे रहे हैं। अब आपको कितने दिन चाहिए सर, सब कुछ ठीक हो जाएगा? वही लोकतंत्र में सियासत होना चाहिए, दोनों की बुनियाद वही रखती है। होना चाहिए, होना चाहिए। सियासत हो या सहाफत, दोनों की बुनियाद आवाम के अंदर पत्रकारिता की बुनियाद भी वही है, पत्रकारिता की बुनियाद भी वही है, सब बुनियाद वही है सर। अब मुझे बताइए कितना वक्त चाहिए आपको? ये मजदूर सड़कों पर चलना बंद कर देंगे, कितना वक्त चाहिए? देखिए जैसे जैसे रिक्विजिशन आता जाएगा स्टेट गवर्नमेंट का, हम हर संभव तरीके से केंद्र की तरफ से कोई रोक नहीं है। तीसरा जवाब, जैसे तीसरा सवाल आता जाएगा हम इनके लिए व्यवस्था करके इनको तीसरा सवाल जाएंगे। अब अगर कोई कहे पश्चिम बंगाल में कुल 9 ट्रेनें चलने लायक ही मजदूर है, पुरी साहब उसकी बात वो मैंने याद दिलाया ना आपको, छोड़िए उस बात को, आप सुनिए मेरी बात। बंगाल के अंदर या कांग्रेस रूल्ड स्टेट में कोई माइग्रेशन ही नहीं हुआ इतने सालों में। सुनिए सुनिए, दोबारा रोजगार की गारंटी देंगे आप, ये जो जा रहे हैं मजदूर? उत्तर प्रदेश के अंदर तो मैं जानता हूं, अरे महाराज उत्तर प्रदेश के बाहर भी देने का संवैधानिक कमिटमेंट किया है और उसके ऊपर काम शुरू कर दिया मुख्यमंत्री ने। सर मैं दूसरे राज्यों की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे राज्यों की बात कर रहा हूँ। रोजगार की गारंटी देंगे ना आपको? ये जा रहे हैं पैदल, रोजगार की गारंटी देंगे ना? लोगों को चेक हैंडओवर कर दिए, लोगों को चेक हैंडओवर कर दिया श्रीमान जी, लाभार्थियों के हाथ में चेक गए। सर अगर आप ये दावा कर दें मैं कार्यक्रम यही खत्म कर दूंगा और राहुल लाल को कहूंगा थैंक यू, मैं समय नहीं दे पाया आपको, और राजेश यादव बहुत देर से वेट कर रहे हैं। एक दावा कर दीजिए, एक दावा कर दीजिए इस मंच से, इस मंच से। पुरी साहब सुनिए ना, आप सुनिए ना, आपने अपनी बात रखी ना, आप सुनिए। सिंगल फ्रेम लीजिए पुरी साहब को, पुरी साहब को सिंगल फ्रेम लीजिए। अगर ठोक बजा के बोल रहे तो बोलिए। आज के बाद इस देश के भीतर एक भी भूखा किसान नहीं मरेगा, एक भी मजदूर नहीं मरेगा सड़क पर। दावा कर सकते हैं? हिम्मत है आप में, हिम्मत है आप में? लेबर रिफॉर्म्स पड़े हुए, जैसे ही पार्लियामेंट शुरू होगी लेबर रिफॉर्म्स के ऊपर करिए ना पुरी साहब ये भरोसा दिलाइए ना, आपके पास तो दम है ना, आप भरोसा दिलाइए। साथ लीजिए मेरे, साथ लीजिए इनको साथ लीजिए। एक ब्रॉडर डिस्कशन किया जा रहा है। अरुण पुरी साहब सुनिए, सुनिए मेरी बात। और कंसल्टेटिव कमेटी पार्लियामेंट की फाइनलाइज करेगी। आज के बाद कोई भी मजदूर सड़क पर नहीं मरेगा, इस बात की गारंटी ले रहे हैं आप? हेलो, एक भी मजदूर सड़क पर नहीं मरेगा, अमित पुरी गारंटी ले रहे हैं आप? देखिए सरकार की तरफ से बुनियादी रूप से हम इस बात के लिए हर संभव प्रयास करें कि हर मजदूर क्यों रोज मर रहे हैं, क्यों रोज मजदूर मर रहे हैं? कौन मर रहे हैं? मजदूर मर रहे हैं, मर रहे हैं ना साहब। चलाई किसी ट्रेन के अंदर कोई लीजिए ना, आप कह रहे हैं ना हमारी गारंटी है मजदूर। अगर अरे सर रोजगार की गारंटी तो तभी लेंगे ना जब तक वो घर पहुंच पाएंगे, और अनाज की गारंटी तब लेंगे, राशन कार्ड तब बचेगा उनके पास जब वो घर पहुंच पाएंगे। ये लॉ एंड ऑर्डर किसका सब्जेक्ट? प्लीज सर, ये लॉ एंड ऑर्डर किसका सब्जेक्ट? हाँ लॉ एंड ऑर्डर किसका? आप कानून का पाठ पढ़ाइए और वो सड़कों पर मर जाए। ट्रेन की पटरी पे आया तो एक सेकेंड सर, भूख का कोई कानून नहीं होता, भूखे का कोई कानून नहीं होता। अगस्त तक अप्लाई करिए आप। एक सेकेंड माना, लेकिन स्टेट की लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी लॉलेसनेस के लिए नहीं बनाई गई है। अरे सर एक सेकंड राजेश यादव बहुत देर से वेट कर रहे हैं। एक सेकंड समस्या को झेला, लेकिन ऐसी स्थिति गाजियाबाद और नोएडा में नहीं आने दी। सर क्यों मजाक कर रहे हैं? प्लीज सर एक सेकंड। मैं मजाक नहीं कर रहा सर, प्लीज। आप ही लोगों ने दिखाया था कि गाजियाबाद और नोएडा के एसएसपीज ने प्रोएक्टिव होकर के जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ और सर मैं याद दिलाता हूं आपको की तरफ आने लगे। पुरी साहब मैं याद दिलाता हूं आपको, मैं याद दिलाता हूं बहुत अच्छी तरह आपको, मैं याद दिलाता हूं आपको। NH24 शाम को करीब 4 बजे का वक्त, सबसे पहले इंडिया वॉइस ने उस खबर को दिखाया। हमारे सीईओ खुद मौजूद थे मौके पर, वो तस्वीरें जनता को दिखाई, उसके बाद प्रशासन जागा। अब प्लीज ठीक है राजेश यादव, एक सेकंड राजेंद्र यादव प्लीज, एक सेकंड राजेंद्र यादव, ये तो किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आप खुश हैं? आप
अब तो खुशहाल हो जाएगा किसान। राजेंद्र यादव, मेरी आवाज आ रही है आप तक? कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, कोशिश करते हैं मैं दोबारा जुड़ूं। लेकिन राहुल लाल, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये राहत की बात कर रहे हैं, मजदूर अभी भी पलायन कर रहे हैं। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि ये राहत पैकेज कम, पंचवर्षीय योजना ज्यादा है। बतौर अर्थशास्त्री आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, पूरे राहत पैकेज को अगर हम लोग देख रहे हैं, उसमें अब जिस मजदूर के मामले पे बात कर रहे हैं, उस मजदूर के लिए उसके अगले 2 महीने के राशन पानी के लिए 3,500 करोड़ रुपए का उसमें इंतजाम किया गया। उसमें कहा गया है कि 8 करोड़ लोगों को ये मिलेगी अगर 2 महीने के लिए। अगर उसको एक मजदूर के 1 महीने पे जो खर्च हो रहे हैं वो राशि हो रहा है 234। अगर आप पर डे के हिसाब से करेंगे 7 रुपया एक दिन में, आप यानी कि उम्मीद कर रहे हैं कि 7 रुपया दे के वो दोनों समय भोजन कर ले, जबकि उसके साथ उसके बच्चे भी शामिल होंगे जिसको शामिल नहीं किया गया है। यानी आपने पहले ही जो उसके लिए पैसे आवंटित किए हैं 8 करोड़ लोगों के लिए, वो पैसे ही बहुत कम पड़ने वाले हैं। तो हम लोग इसका इंप्लीमेंटेशन कहाँ से देखेंगे? इसमें उनके लिए कहीं से कोई व्यवस्था नहीं, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। 20 लाख करोड़ बिल्कुल एक ऐसे गुब्बारे के तरह है जिसमें कि हवा भरा हुआ था। इसमें मूल तत्व काफी कम था। मैं कह रहा था बार बार, फ्रेश मनी कितनी आई? फ्रेश मनी अभी भी मैं कह रहा हूं कि इसमें 6-7 करोड़ से ज्यादा का फ्रेश मनी नहीं है। मैं 10 लाख करोड़ बोल रहा था, लेकिन जो आपके बजट का हिस्सा ना हो, 30 लाख करोड़ से बाहर का दर से बाहर के हिस्से से अगर हम लोग लें, जो बजट के हिस्से से बाहर हो, तो ये 6-7 लाख करोड़ के आसपास ही जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, अर्थव्यवस्था का मिनिमम सिद्धांत है, तिलक साहब, आपके पॉकेट में पैसा होगा, हमारे पॉकेट में पैसा होगा, इन मजदूरों के पॉकेट में पैसे होंगे, किसानों के पास होंगे, तभी वो कुछ बाजार की तरफ खरीदने के लिए जाएंगे और डिमांड जनरेट होगा। नहीं तो फिर एमएसएमई 3 लाख करोड़ का उसके लिए जो आपने प्रावधान किया, वो क्यों वो कर्ज लेने के लिए जाएगा? इस समय जरूरत कर्ज बांटने की नहीं थी। इस समय अगर आपको कर्ज देना ही था तो वो कर्ज आपको ब्याज मुक्त कर देना चाहिए था, पहली चीज, या तो फिर वो आपको एक मदद राशि देनी चाहिए। दुनिया के दूसरे देशों में मदद राशि दी जा रही है और उसको पैकेज में शामिल किया जा रहा है। यहाँ तो आरबीआई द्वारा जो लिक्विडिटी उपलब्ध कराए जाने के प्रयास हो रहे हैं, जो कि हो भी नहीं पा रहा है, उस 8.5 लाख करोड़ रुपए को भी इसी पैकेज में शामिल कर दिया गया। सबसे जो इसमें दुखद चीज है, ना इसमें मजदूर किसान की समस्याओं का समाधान है, और कोविड-19 अभी समाप्त नहीं हुआ है। हमारा स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर, तिलक साहब, काफी कमजोर है। इस समय भारत में जो है कि 12,000 एक तरह से आबादी पे एक डॉक्टर है, कम से कम 8 लाख डॉक्टरों की कमी है, और वैसे स्थिति में हमारा स्वास्थ्य कर्मी भी नहीं है हमारे पास। राजेंद्र, आप देखिए, पूरे 20 लाख करोड़ में हेल्थ सेक्टर को कुछ दिया ही नहीं गया है। हम लोग कौन सी लड़ाई लड़े? मैं आ रहा हूं, मैं जानता हूं। एक सेकंड। राजेंद्र यादव, अगर आप मेरे साथ जुड़ गए हैं, मैं आपसे वही सवाल पूछना चाह रहा हूं जो थोड़ी देर पहले पूछा था। ये कह रहे हैं कि हमने किसानों के लिए बहुत कुछ कर दिया है, आज भी ऐलान किया गया। एक सेकंड, जो वेंटिलेटर्स बने वो कहां चले गए? पुरी साहब, एक सेकंड सर, एक सेकंड, आपका नंबर आएगा, आप अपनी बात रखिएगा ना। राजेंद्र यादव जी, तिलक जी, मैं मानता हूं कि बीजेपी वाले जो भी कहेंगे अपनी बात बड़ी करने के लिए कहेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो आज वित्त मंत्री जी ने जो कहा है कि उसमें ऐसा किसानों के लिए क्या कहा है, ऊपर से उल्टा ये लोग अपने आप को दोषी खुद मानने लगे हैं कि हम किसान की आय दुगनी करने की कोशिश करेंगे। अब से पहले तो ये लोग कहते थे कि 2022 में हम लोग किसान की आय दुगनी कर देंगे, लेकिन अब इनके जो वार्तालाप करते हैं, जो ये बात रख रहे हैं, अब उसमें ही बदलाव आ रहा है। वो बदल के बात कर रहे हैं कि जब कोशिश करेंगे। मैं पीछे भी आपके माध्यम से पूछता रहा हूं कि भैया कोई ऐसा यंत्र इनके पास हो जिससे किसान की आय दुगनी करे 2022 में, तो वो तंत्र, वो मंत्र बताओ। लेकिन बात क्या होती है, बात घुमा के करते हैं। किसान की फसल खरीदी इन्होंने, किसान की फसल खरीद के तो किसान पे एहसान नहीं कर दिया है। किसान ने पूरे साल मेहनत करके फसल पैदा करी है, उसको आज इन्होंने कुछ पैसे से खरीद लिया है, तो उसको ये बजट में दिखाते हैं कि हमने किसान की फसल इतने पैसे से खरीद ली है। तो किसान के ऊपर एहसान क्या किया है इन लोगों ने? अगर ये कहते हैं कि भंडारण क्षमता की बात करते हैं, तो भंडारण क्षमता बनाने की बात करते हैं, तो उसमें किसान का सीधा फायदा कहाँ है? उसमें भी कोई प्राइवेट एजेंसियां हैं। भंडारण क्षमता में भैया क्या रखा जाएगा जी? सोना रखा जाएगा कि गल्ला रखा जाएगा? आप पहले बात जरा हमको बता दीजिए। अरे गाल बजाने के लिए कुछ भी चर्चा करेंगे, सरकार की आलोचना। ये बताइए, प्लीज आप किसान 200 वायरल की लेप बनने के बाद भी लोगों को लग रहा था कि आजाद हिंदुस्तान में एक वायरल की लेप थी।
तब एक किसी ने सेकंड सवाल प्लीज, नहीं एक किया। सेकंड, एक अब कोविड के अंदर 2.5 महीने के अंदर 200 वायरस की लैब खड़ी हुई। एक सेकंड पुरी साहब प्लीज, पुरी साहब प्लीज एक सेकंड पुरी साहब प्लीज। लोगों को दर्द ये है कि यहाँ पर ये एपिडेमिक आगे क्यों नहीं फैली। अमित तो साहब, सरकार इसको आप क्या लेकर बात कर रहे हैं नहीं, जी? आज भी 80 करोड़ 80,000 से ऊपर का आंकड़ा चल रहा है। पिछले 24 घंटे में 100 से ज्यादा लोग एक सेकंड, नो बात कर रहे हैं। एक सेकंड को बढ़ने नहीं दे रहे। ये दर्द है क्या? एक सेकंड पुरी साहब, मैं बताता हूँ ना दर्द क्या है। मैंने पॉइंट लिया। राजेंद्र भाई एक सेकंड रुकिए ना, मैंने पॉइंट लिया। पवन दीक्षित, मैं आपके पास हूं। उससे पहले अमित पुरी साहब, जितना मैं समझ पाया आप कहानी का निचोड़ ये है। चलिए एक बात तो मैं मान गया, आप बहुत काबिल प्रवक्ताओं में से एक हैं। अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। नहीं, मेरे काबिलियत पे कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। नहीं, आप सर्टिफिकेट बांट रहे थे ना, मैं आपकी काबिलियत को चुनौती नहीं दे रहा। सुन लीजिए ना, अब सवाल तो सुन लीजिए। ये गलत कर रहे हो आप सवाल तो सुन लीजिए ना, सवाल सुन लीजिए। 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को अगले 2 महीने तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की आपकी सरकार ने, यस और नो? मार्च से चल रही है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, फिलहाल अगस्त तक के लिए सर, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। आपका अध्ययन मैं चुनौती नहीं दे रहा उसको, लेकिन वित्त मंत्री ने जो कहा मैं उस बात को कह रहा हूं। आप उसको चुनौती देना चाहते हैं, आपका विषय ने यही कहा। सुन लीजिए, पहले 3 महीने के लिए कहा था, सुन लीजिए, मैं सुन के आया हूं, आप सुन लीजिएगा। 2 महीने बोला था, आप सुन लीजिए। हेलो सर, आगे पढ़ रहा हूं, सुन लीजिए। अच्छा लगा मुझे सुन के। मुफ्त राशन देने के लिए 3500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस पैनल में अगर किसी को ऑब्जेक्शन हो तो उंगली उठा लीजिएगा। 35 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मैं बता रहा हूं आपको, आपने उसको मिसरीड किया। जो पीएम केयर फंड से 10,000 करोड़ का अलग पैकेज था, चले स्टेप वाइज स्टेप जो सर, मैं सवाल पूछ रहा हूं, नाराज क्यों रहे हैं? नाराज क्यों रहे हैं? आप किसी अतिरिक्त वाले हिस्से की बात मैं अतिरिक्त हिस्से की बात कर रहा हूं। वित्त मंत्री के फैसले के कल सरकार का निर्णय है। सवाल सुन लीजिए, नाराज मत होइए। पुरी साहब, दूसरी तरफ कह रहे हो 7 रुपया दे रही है, एक ही बात पे टिक जाओ। या तो 10 किलो अनाज पे कह रहे पेट नहीं भरेगा। पुरी साहब, चलो माना। पुरी साहब, अध्ययन पहले कर लिया ना आपने, कर दिया ना। एक सेकंड, 7 रुपया तो 10 किलो सही है कि 7 रुपया सही है? कौन सी बात सही है, जरा यही बता दो। एक सेकंड पुरी साहब, सवाल तो सुन लीजिए। आप पहले शुरू हो गए सर, आप पहले शुरू हो गए। मेरा कहना यह था कि 3500 करोड़ रुपए खर्च करेंगे ना आप लोग, इस हिसाब से 8 करोड़ प्रवासी मजदूर, अकॉर्डिंग टू यू, हमारी सरकार, किसी और की नहीं, हमारी सरकार, इस हिसाब से 2 महीने में प्रति व्यक्ति खर्च हुआ 437 करोड़ रुपए, मतलब 218 करोड़ रुपए अनाज। सर, सवाल तो सुन लीजिए। उन लोगों के लिए था जो किसी खाद्य योजना से आच्छादित नहीं है। सर, 1 महीने का खर्चा बता रहा हूं सर, सुन लीजिए। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? खाद्य योजना से आच्छादित नहीं है सर, नाराज क्यों हो रहे हैं? सर, सवाल तो सुन लीजिए। अगर आपको उत्तर देना तो आप दे दीजिए बिना सुने। सवाल तो सुन लीजिए, या आप मुझे भी डिरेल करेंगे। 218 रुपए अनाज का इन प्रवासी मजदूरों को 1 महीने का मिलेगा। अगर हम आप ही के नारे के अकॉर्डिंग, हमारे नारे के अकॉर्डिंग, हमारे 2 पर अमल करते हैं तो इसके बाद प्रति व्यक्ति 54 रुपए 68 पैसे का अनाज मिलेगा हर महीने। क्या यह भूख मिटाने के लिए काफी है सर? हो गया सवाल आपका? वित्त मंत्री की घोषणा थी कि 5 किलो चावल और 5 किलो ये क्या कहते हैं आटा, गेहूं और 1 किलो चना, ये हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक, अब वो हम कैसे करेंगे? अगर नहीं प्रोवाइड हुआ हो तब हम पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए। लेकिन वित्त मंत्री ने यह भी कहा था कि पिछले 2 महीने से मिल रहा है, पिछले 2 महीने से अगर श्रमिकों को वो पैसा मिल रहा है तो वो नहीं आते। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि उनके लिए 3 टाइम भोजन का इंतजाम था, 3 टाइम भोजन का इंतजाम होता है। आप ही की बात ले जाता हूं, पे नहीं आते। मैं आप ही की बात ले जाता हूं, फिर पवन दीक्षित, हीरा सिंह बिष्ट आपके पास आऊंगा। आप ही की बात ले जा रहा हूं। पुरी साहब सुन लीजिए ना। कुछ को मिला, कुछ को नहीं मिल पाया। सर, नाराज क्यों हो रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन में पीडीएस स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन। सर सुनिए ना, आप ही की बात कर रहा हूं, जिनको दिया गया अनाज के हिसाब से बात कर रहा हूं, अनाज के बात से हिसाब कर रहा हूं, की सरकार ने कहा अनाज के हिसाब से बात कर रहा हूं। ये हमारे ऊपर है पुरी साहब, लेकिन हम जितनी घोषणा की हमने उतना अनाज व्यक्तियों को देने का प्रयास किया है। पुरी साहब, अनाज पे ही आता हूँ, अनाज पे ही आ रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ पवन भाई आपके पास। पुरी साहब, घोषणाओं में तो कोई कमी है ही नहीं। नहीं, घोषणा के बारे में तो मैं उन्हीं घोषणाओं की बात कर रहा हूँ ना। एक सेकंड राजेंद्र जी, दिया जा रहा है। राजेंद्र जी, आप तो किसान वर्ग हैं, आपको मालूम है कि अन्न कैसे
पैदा करते हैं। जरा मैं पूछ तो लूं, पुरी साहब तो बहुत विद्वान आदमी है। अच्छा ये बताइए ना सर, अनाज की मात्रा के हिसाब से बात, सर सुन तो लीजिए ना। मैं बहुत अज्ञानी आदमी हूँ सर, आपसे ज्ञान लेने बैठा हूँ। सर आप ही का ज्ञान मैं जनता को बांट रहा हूँ, रुकिए ना। आप ज्ञान दीजिए। प्रति व्यक्ति के हिसाब से 5 किलो और चावल 1 किलो यही देने की बात की, यानी कि कुल मिलाकर 6 किलो अनाज। 3 समय का भोजन के हिसाब से लगा रहा हूं, 30 दिन के हिसाब से 90 बार भोजन का अवसर मिल जाता है इंसान को, अगर आकलन मेरा सही है तो। इस हिसाब से करीब 60 ग्राम भोजन एक व्यक्ति को नसीब हो पा रहा है सर। ये मेरा आकलन नहीं है, आप लोगों के आकलन के हिसाब से। तिलक जी एक चीज और ऐड कीजिएगा इसमें कि 1 किलो चना भी है, 30 दिन के लिए 1 किलो चना भी है। सर मैंने 6 किलो कर दिया पूरा। नहीं चना सुन लीजिए ना सर, सुन लीजिए। नहीं 5 किलो अनाज है और 1 किलो चना दाल है। हाँ पुरी साहब प्लीज। मैंने तो पहले कहा था इसमें हाँ करने की क्या बात है। ये तो मैंने खुद ही कहा कि 5 किलो आटा गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो चना, ये ऐलान किया है। अगर कहीं पर इसमें कमी लगेगी, इसके अंदर आगे के स्टेप को ले लिया जाएगा। सर काफी है आपके हिसाब से में क्यों लिया जाए? सर काफी है ना आपके हिसाब से? 65 ग्राम में पेट भर जाएगा किसी का? प्रयास है, शुरुआत की है, प्रारंभ। सर आप बोल दीजिए काफी है तो ठीक है। नहीं मैं कोई रसोईया नहीं हूँ जो खाना बनाता हूँ। अरे रसोईया नहीं सर, आप किस आधार पे अनाज बांट रहे हैं? आप किस आधार पे अनाज बांट रहे हैं? आपके अनाज का आंकड़ा नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। आप रसोईया थोड़ी ना, आप सरकार चला रहे हैं। आप रसोईया थोड़ी ना, रसोईया सरकार चलाता है क्या? आप रसोईया थोड़ी ना, सरकार चला रहे साहब। सरकार चलाने वाले आप ये कह रहे हैं रसोईया? एक सेकंड पवन दीक्षित साहब, आप इसको बना लेंगे तो मैं रसोईया नहीं हूँ, मैं नहीं बना। सर महाराज सुन लीजिए, मैं समझ गया आपकी बात, जनता समझ रही है। पवन दीक्षित साहब ये बताइए ना, आपके राज्यों में आप मजदूर मरेंगे तो नहीं, गारंटी ले रहे हैं ना पवन दीक्षित? मैं निश्चित रूप से एक बात कह रहा हूं और इस चीज के लिए लगे हुए। देखिए मैंने आपको शुरुआत में बात बोली थी, 1 किलो अनाज भी ऑफिशियली राजस्थान गवर्नमेंट ने बोला 1 किलो अनाज तक सेंटर ने प्रोवाइड नहीं कराया है। आप एक बात बताइए, आप जब तक पीछे से सपोर्ट नहीं करेंगे, और ये मानवीय शब्द है। मैं पुरी जी को पहली दफा पुरी जी को आज फेस कर रहा हूं इस तरह से। मैंने इस तरह की असंवेदनहीन व्यक्तित्व के बातें नहीं सुनी जिस तरह से आज इन्होंने बातें की हैं, जिस तरह का दम इन्होंने दिखाया है। ये बात नहीं है, हमें प्रयास रात दिन ये करना है। मैं छोटी छोटी बातें कहूंगा, आप लोगों को परेशान कर रहे हैं। देखिए मैं छोटा सा हटके बात बोल रहा हूं। कल आपने सुना होगा तिलक जी, दिल्ली एयरपोर्ट से अगर आप गाड़ी से आते हैं तो 10,000 रुपए किराया ले रही है स्टेट सरकार। बस का किराया सिर्फ 250 किलोमीटर का 3,000 रुपए तक है। आप कैसी चीजों को लेकर के आ रहे हैं? आप एक मध्यम वर्ग के सोचिए, एक अगर किसी व्यक्ति ने 10 लाख रुपए का होम लोन ले रखा है तो वो होम लोन चुकाने तक 30 लाख रुपए मजदूरों की बात करो तो सड़कों पर मर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं, अगर सरकार ये कह रही है, अगर केंद्र सरकार ये कह रही है, पवन दीक्षित मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, एसडीआरएफ के माध्यम से अगर राज्य सरकारों को पैसा दिया जा रहा है तो ये पैसा जा कहां रहा है? जा कहां रहा है साहब? ये मैं यही कह रहा हूं सर, मैं सही कह रहा हूं, पैसे से भी अनाज ही खरीदा जाएगा। आप अनाज दे तो सही, जितना स्टेट गवर्नमेंट, मैंने शुरू से बोला, मैंने किसी स्टेट गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा नहीं किया है। मैं ये बात बोल रहा हूं कि केंद्र सरकार, एफसीआई किसके पास है? केंद्र सरकार को पता है कि अभी हमारे पास गेहूं का उत्पादन हुआ है, गेहूं स्टोरेज के लिए जाएगा, वहां जो स्टोरेज ऑलरेडी है वो स्टेट्स को वितरित करे और विदाउट एनी कॉस्ट वो दे सबको। चलिए, और जो वो जाएगा वो लोकल। प्लीज फाइनल जल्दी से, मेरे पास 75 लाख टन का हमारे पास, हम लोगों के पास पूरा स्टॉक था। हम लोग अप्रैल महीने में केवल 1 लाख टन अनाज बांट पाए। चाहे आप जितना दावा कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, हमारे श्रमिक भूखे मरने के लिए विवश थे और इस पूरे 20 लाख करोड़ के पैकेज में से उनके लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास वक्त खत्म हो गया। यहाँ मसला सियासत का नहीं है, यहाँ मसला उस संवेदना का है, उस पीड़ा का है जो सड़क पर इस वक्त दम तोड़ रही है। इसलिए हमने कहा कि राहत का ऐलान होना चाहिए, सरकार की तरफ से प्रयास होना चाहिए। सरकार का काम है अंतिम व्यक्ति तक राहत पहुंचाना, मरहम पहुंचाना, होना चाहिए। लेकिन उन मजदूरों के बारे में, किसानों के बारे में सोचना चाहिए जो इस वक्त सड़कों पर दम तोड़ रहे हैं। पहले उनको, सबसे पहले उनको राहत मिलनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक दुख भरी कहानी है, जिसको देखो उसके पास एक दुख भरी
अनुराग अग्रवाल, इंडिया वॉइस, नोएडा। अम्बेडकर नगर से